बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, क्या 22 प्रतिज्ञा लेने पे राजेंद्र पाल गौतम जेल जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो कानून और संविधान हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। परंतु सरकार, और चाहे केंद्र सरकार हो या ये आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये लोग उन्हें जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राजेंद्र पाल गौतम जेल जाएंगे तो पूरे भारत में हर जगह अगर कहीं नजर आएंगे तो 22 प्रतिज्ञाएं नजर आएंगी। कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या है जो दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं? क्या बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा लिखी गई थी और 22 प्रतिज्ञाएं बोली गई थी, क्या आज तक कभी कोई एफआईआर लॉन्च हुई है? वह बताएं। देखिए, आपका जो सवाल है कि क्या आज तक 22 प्रतिज्ञाओं पर कोई एफआईआर हुई है या नहीं, देखिए, जी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में दसियों लाख लोगों के साथ जब ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, तो जी। उस वक्त में कोई एफआईआर नहीं हुई थी। जी। ठीक है। उसके अलावा जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि केंद्र के अधीन आता है, जो कि कांग्रेस के समय में भी रहा, बीजेपी के समय में भी रहा, उन्होंने जो जी। है इंग्लिश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच छापी। हिंदी में जिन जी। शब्दों को कहते हैं, वो लगभग भारत की 18 से 20 भाषाओं में वो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो स्पीचेस है वो छपी हुई है, और जी। उन सभी के ऊपर 22 प्रतिज्ञाएं छपी हुई है। जी। अगर एफआईआर होनी होती तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए थी। उसके अलावा जी। महाराष्ट्र सरकार, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, वो दीक्षा भूमि पर जाते हैं और जहां पर 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं उन पर जो है पुष्पार्जित करते हैं। उसके अलावा जो जी। है महाराष्ट्र सरकार जो है 22 प्रतिज्ञाओं के पंफलेट भी बनवाती है। उसके जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, पूरे भारत की कोई भी राज्य सरकार है, जब वह 14 अप्रैल की बात करते हैं, 6 दिसंबर की बात करते हैं, बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम की जब वो बात करते हैं, तो उसमें 22 प्रतिज्ञा का मुख्य रूप से आज तक उसमें जी। एफआईआर नहीं हुई। और एफआईआर तो अभी भी नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर होगी नहीं। ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो पुलिस ने जो भी ये काम किया, जो कि एक इलीगल नोटिस, अगर आप कानून की बात करेंगे तो मैं उस कानून की बात पे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकता हूँ कि कल जी। पुलिस ने एक इलीगल नोटिस देकर राजेंद्र पाल गौतम को बुलाया गया। जी। ये इलीगल नोटिस जो है वो राजेंद्र पाल गौतम के लिए नहीं था। जी। ये इलीगल नोटिस हर उस व्यक्ति के लिए था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते। जी। इनका टारगेट ये था कि किसी भी प्रकार से हम मंत्री का बुरा कर सकते हैं, तो हम जो है हर बहुजन समाज के उस व्यक्ति का बुरा कर सकते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत फॉलो करता है। जी। है। वो बिल्कुल गलत है। हम नहीं जी। जानते थे कि इस जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे के अंदर राजेंद्र पाल गौतम एक गौण विषय है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम ने पहली बार मुद्दा उठाया। ये अदबद जी। के मुद्दे उठते रहते हैं, उस मुद्दे को जो है मीडिया बुढ़ाने का भी काम करती है। परंतु जो एफआईआर वाली बात है, आज तक ना तो एफआईआर हुई है, और अगर एफआईआर होती है तो हम स्वागत करते हैं दिल्ली पुलिस का कि आप जी। ठीक है, कम से कम आप एफआईआर करिए और हम कोर्ट में बताएंगे कि ये चीजें सही है या गलत। एडवोकेट साहब, यहाँ पे एक सवाल जो बहुत अहम है, आज पूरे देश दुनिया के लोग यह है सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं कतरा भी रहे हैं, क्योंकि वह पोस्ट करते हुए भी कतरा रहे हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, या सीधे सीधी भाषा में ये पूछें तो क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करना या बोलना कोई आपत्तिजनक है? वह बताएं। देखिए, पूरी 22 प्रतिज्ञाओं में से कोई सी भी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जो आपत्तिजनक हो। जी। ठीक है। जी। अगर ये मेरा विश्वास है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानूं, अगर आप इस बारे में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, और उससे उनकी भावनाएं आहत होती है, तो आहत जो है मुसलमानों की भावनाएं भी आहत होती है। कल जी। को मुस्लिम ये कहेंगे कि जो नो गैर मुस्लिम है, वो ये नहीं कहते कि वो जो है उनके जो अल्लाह है उनको मानेंगे, तो उस बात जी। पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जी। क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि मैं किसी को मानूं या ना मानूं, यही जो जी। धार्मिक स्वतंत्रता ये हिंदुओं को भी है। और कल मैं अगर सपोज करो जो जो हमारे खिलाफ जो जो षड्यंत्र रच रहे हो, जो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये अपराध है, तो अगर कल आप जी। ये कहते हैं कि मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा, या मैं भगवान बुद्ध को नहीं मानूंगा, या मैं सिख को नहीं मानूंगा, या मैं जैन को नहीं मानूंगा, तो ये भी तो अपराध होगा। जी। ये भी अपराध है। और इस जी। अपराध के लिए अगर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो एफआईआर आप उन लोगों के ऊपर भी दर्ज होगी
जो जो मोहम्मद साहब को नहीं मानेंगे, जो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानेंगे, जो भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, जो दिगंबर जैन को नहीं मानेंगे, और जितने भी पंथ इस भारत के अंदर है या धर्म जिस भारत के अंदर है, उनको ना मानने के कारण भी फिर एफआईआर दर्ज होंगी, क्योंकि आपकी जो व्यक्तिगत आस्था है उससे भारत का संविधान नहीं चलता और कानून नहीं चलता। दूसरी बात ये कि ये डर का जो माहौल, देखिए मैं ये बात मानता हूं कि ये जो डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी, सॉरी ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती है जी। और ये नूरा कुश्ती इसलिए है क्योंकि कल तक देखने में आ रहा है या लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए भी इसको इस तरीके से रखा जा देखिए मैं इस बात को नहीं मानता कि गुजरात चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव है, उत्तराखंड चुनाव है या उत्तर प्रदेश चुनाव है। ना ना ना, देखिए मुझे एक बात बताओ, हर व्यक्ति ये कहता है कि अगर शेड्यूल कास्ट की जो सच्ची रहनुमाई कोई करता तो अरविंद केजरीवाल करता है जी। आप दिल्ली के अंदर दंगे हुए, दिल्ली के अंदर मुस्लिमों को चुन चुन के मारा गया, और दिल्ली के अंदर जो है सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के नाम पर जो नंगा नाच जो दिल्ली सरकार ने करवाया, जो कत्ले आम दिल्ली सरकार ने करवाया, उससे उनका चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल का निकल के आया। और अब वही जो बात है 22 प्रतिज्ञाओं की, कल तक तो आप बाबा साहब को बात करते थे, कल तक तो आप बाबा साहब को अपना आदर्श मानते थे, परंतु जब आज बाबा साहब के आदर्शों की बात हुई, शिक्षाओं की बात हुई, तो आपने अपने ही एक मंत्री को सूली में चढ़ा दिया। आप ये देखिए कि एक इनके मंत्री जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, एक इनके मंत्री जो जेल में पड़े हुए हैं, एक जिनके मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो आज तक मंत्री है जी, उनसे इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बाबा साहब की बात कर रहा है, जो सोच रहा है कि भाई मैं कुछ काम करूं, हो सकता है कि वो इनकी अंदरूनी कुछ भी इनकी बातचीत हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं इस चीज से अरविंद केजरीवाल का जो रियल चेहरा वो थोड़ा सा निकल के आ गया कि ये एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब के फोटो लगाने से या बाबा साहब के फोटो लगाने से, उनकी बात करने से कोई भी अम्बेडकराइट नहीं हो जाता। सत्यप्रकाश जी जो पंजाब का चुनाव लड़ा, उन्होंने वह बाबा साहब के दम पे लड़ा, भगत सिंह के दम पे लड़ा, और यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसेस के अंदर भी उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा लगाना कंपलसरी कर दिया। किस नजर से इसको देखते हैं? और दूसरा, जब आप तमाम चीजों को खारिज कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को लेना कोई गुनाह नहीं है, तो आखिर 5 घंटे क्या पूछताछ करी पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम से? देखिए पहले मैं आपके सवाल का, मैं इस सवाल का 2 भागों में उत्तर दूंगा। पहला जो आपने एक सवाल किया कि पंजाब इलेक्शन बाबा साहब के नाम से लड़ा, पंजाब इलेक्शन तो इस नाम से भी लड़ा गया था कि अगर इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो वहां उप मुख्यमंत्री जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होगा, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होने के बाद जो है वहां पर जो अनुसूचित जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। परंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो स्टैंडिंग काउंसिल की जो सीटें थी, जिसमें पहले शेड्यूल कास्ट जो है स्टैंडिंग काउंसिल बनकर आ जाते थे, उसको आम आदमी पार्टी ने रद्द कर दिया, ठीक है, जिसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन करने के बाद में अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टैंडिंग काउंसिल हाईकोर्ट में बनाया गया। तो ये आरक्षण विरोधी चेहरा वहां निकल के आया। उसके बाद जब ये पंजाब का इलेक्शन लड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, तो बाबा साहब के सपनों का जो भारत था वो जाति मुक्त भारत था, जाति आधारित भारत नहीं था। और उसके बाद जब आप सरकार पंजाब में बना लेते हैं और बाबा साहब की फोटो टांग कर और फोटो लगाकर आप बाबा साहब के सपनों को जब चकनाचूर करते हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो अंत में शेड्यूल विरोधी है। जहां से आपने मिशन शुरू किया, जहां से आपने शुरू किया ये सारी चीजें कि रिजर्वेशन का विरोध करना है, आरक्षण का विरोध करना है, जातिगत आरक्षण का विरोध करना है, अनुसूचित जाति का विरोध करना है, हाँ, परंतु जैसे आप राजनीति में आए आपने अपना रंग बदला, परंतु आपका जो रंग जो बदला है वो आपकी सोच नहीं बदल पाया। आपकी सोच आज भी जो SC ST OBC विरोधी थी, OBC विरोधी है और OBC विरोधी रहेगी। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दिल्ली में बता देता हूँ सुरेंद्र जी। आपको शायद एक बात ना पता हो कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर ST कम्युनिटी के बच्चों के लिए और OBC कम्युनिटी के बच्चों के लिए जो वो इनकम लिमिट है वो 5 लाख रुपए जी, ठीक है, और SC के बच्चों के लिए वो इनकम लिमिट है 2 लाख रुपए जी। तो इसका मतलब कि 2 लाख रुपए वाला अमीर है और 5 लाख रुपए वाला गरीब है, और उसके बच्चों को हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो ये जो इनका आरक्षण विरोधी चेहरा है ये शुरू से ही हमें पता था। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो, खैर अभी मैं अगर आप इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे तो मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, चाहे वो डेफिनेटली किसी और समय करेंगे। लेकिन आखिरकार जब आपने तमाम बातों को खारिज किया तो फिर क्या कारण था कि
जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है उनको 5 घंटे बैठ के किन मुद्दों पर चर्चा करी, वह आज पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अंग संग उनके साथ रहे थे। मैं जी जी। चाहूंगा कि आप इसको संक्षेप में बताएं। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल फेयर रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं वहां जो गया था वो किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता या उसका पक्ष लेने नहीं गया था। ना तो मैं जी अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ, ना ही मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। मुझे कॉल हुई कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि एक पहले एडवोकेट हैं, उसके अलावा जो 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा है उनके कारण में बुलाया गया है, तो हम वहां गए। जी अब उसके अंदर क्या हुआ, 4-5 घंटे। सबसे पहले हमारा सवाल था कि जो आपने इलीगल नोटिस इशू किया है, किस नोटिस के अंदर, किस प्रावधान के अंदर, किस नोटिस के अंदर, किस प्रावधान के अंदर आपने जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को बुलाया है? क्या आपने कोई एफआईआर दर्ज की है? और अगर आपने कोई एफआईआर दर्ज की है तो उस एफआईआर को दर्ज करने का जो 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 भी शिकायत करता है या उस एफआईआर की जो भी प्रक्रिया है उनकी कोई लीगल आपको प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। और उस लीगल प्रक्रिया को जब आप नहीं बता सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम को आप थाने बुला सकें। हमारा पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि आपने जिसके भी निर्देश पे ये किया है कि आपने शिकायत राजेंद्र पाल गौतम जी के खिलाफ एक शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद में आपने उन्हें बुला लिया, तो उन्होंने काफी डिस्कशन हमारा भी हुआ और हमने इस बात का विरोध किया कि आप नोटिस इशू नहीं कर सकते। और जो ये नोटिस इशू आपने किया वो इलीगल डिटेंशन आपने की हुई है, जो 4 या 5 घंटे जब आपने राजेंद्र पाल गौतम जी को थाने में बैठाए रखा, तो ये इलीगल डिटेंशन उन्होंने की है। और इसके बारे में अगर हम भविष्य में कोई प्लानिंग करेंगे या रूपरेखा बनाएंगे तो निसंदेह ये गैर कानूनी जो भी कार्य जो दिल्ली पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे या राजनीतिक दबाव में किया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने 3 सवाल उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी से किए कि पहला सवाल तो ये था कि क्या आपने अपने पार्टी के ये आपकी पार्टी की निर्णय था कि आप धम्म दीक्षा करेंगे या आपका व्यक्तिगत निर्णय? उसमें उन्होंने कहा जी ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और संभवतः ये एक राजनीतिक आंसर भी हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक। फिर दूसरा उनका सवाल था कि भाई 22 प्रतिज्ञाएं कितनी प्रासंगिक है? तो उसका जवाब ये था कि जिस प्रकार खेलांजी में हत्याएं हुई और जिस प्रकार दुलीना कांड हुआ, जिस प्रकार झज्जर कांड हुआ, बथानी टोला कांड हुआ, फूलपुर बातें कांड हुआ, हाथरस गैंगरेप के हुआ, इंदर मेघवाल को पानी की टंकी ले जाने पे मार दिया गया, जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे मार दिया गया, एक आईपीएस ऑफिसर को जो बारात नहीं निकालने दी, उसके अलावा मंदिर में नहीं घुसने दिया, लक्ष्मीपुर खीरी में 2 शेड्यूल कास्ट महिलाओं को बलात्कार करके उन्हें लटका दिया और मंदिर पर ना जाने देना, मूछ रखने पे मार देना, घोड़ी पर चढ़ना, ये सारी चीजें आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 14 अक्टूबर 1956। और इनकी प्रासंगिकता का कारण ही ये था कि उनकी प्रासंगिकता का कारण जो हमने उन्हें दिया, तो ये हमने डिटेल में रिप्लाई दिया। तो ये 2 या 3 उन्होंने सवाल किए। उसके अलावा वो निरंतर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के टच में थे, निरंतर वो सामाजिक रूप से जो है लोगों से जो पुलिस दबाव में काम कर रही थी, जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय का दबाव था, क्योंकि अगर पुलिस कोई लीगल कार्रवाई करती तो पहले उन्हें एफआईआर दर्ज करनी थी। एफआईआर दर्ज करके उन्हें या तो उनकी बेल लेनी थी या उन्हें अरेस्ट करना था। अगर वो अरेस्ट करते तो एक अलग प्रक्रिया होती, बेल लेते तो अलग प्रक्रिया होती। परंतु जो ये लीगल हमने जब सबमिशंस की तो लीगल सबमिशंस का उनके पास तो क्या, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं था। तो इस कारण से 4 या 5 घंटे का वहां पर समय लग गया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बात यही खत्म नहीं हुई और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस आज या कल में कोई और उन्हें जो है इलीगल नोटिस इशू करे, जिससे कि समाज का मनोबल टूटे। देखिए, समाज का मनोबल इस वजह टूटे, देखिए राजेंद्र पाल गौतम जो है अभी तक एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है जी और हम उस राजनीतिक पार्टी की ना तो विचारधारा से संबंध रखते हैं, ना ही उस राजनीतिक पार्टी में हमारा कोई विश्वास है। जी परंतु जब 22 प्रतिज्ञाओं का सवाल होगा, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, आपने जो अपनी शुरुआत की वो शुरुआत की कि दुनिया देख रही है कि भाई 22 प्रतिज्ञाओं के कारण जो है ऐसा दिल्ली में हलचल चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जी ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है, ये भगवान बुद्ध की जी 22 प्रतिज्ञाएं भारतीय परिवेश में है। क्योंकि हम जो जी है ना तो हम हीनयानी है ना महायानी, हम भीमयानी है। ठीक है। जी और अगर ये बुद्ध की, अगर ये भगवान बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाएं, त्रिशरण और पंचशील, देखिए आज तो ये 22 प्रतिज्ञा को कह रहे हैं, कल ये कहेंगे कि त्रिशरण पे भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे, पंचशील पे भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो पूरी दुनिया के जो 45-50 देश है, बुद्धिस्ट देश है, उनकी नजरों में भी आना चाहिए कि ये कितने दोगले लोग हैं जो बाहर जाकर तो बुद्ध की बात करते हैं परंतु भारत में आकर बुद्ध के नाम पर युद्ध की बात करते हैं।
तो जब जी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार बुद्ध को दबाने का काम, बुद्ध की विचारधारा को मिटाने का काम ये संघी लोग और संघी संघ की प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं, तब जाके दुनिया को पता लगेगा कि इस बात के अंदर जातिवाद आज भी चरम सीमा पर। आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, वो डेरोगेटरी है। तो कल अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानूंगा, मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, दिगंबर साहब को नहीं मानूंगा, तो फिर भी ये भी डेरोगेटरी होना चाहिए, और इससे भी उनकी जो धार्मिक मुस्लिमों की, सिखों की और क्रिश्चियन की धार्मिक भावनाएं आहत होनी होंगी, और उन पर भी अफवाह होगी। जी। एक सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, क्या 22 प्रतिज्ञा लेने पे राजेंद्र पाल गौतम जेल जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो कानून और संविधान हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। परंतु सरकार, और चाहे केंद्र सरकार हो या ये आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये लोग उन्हें जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राजेंद्र पाल गौतम जेल जाएंगे तो पूरे भारत में हर जगह अगर कहीं नजर आएंगे तो 22 प्रतिज्ञाएं नजर आएंगी। ठीक है। जी और 22 प्रतिज्ञाएं नजर आएंगी तो ये राजनीतिक जो स्टंट ये खेला जा रहा है, वो राजनीतिक स्टंट जो है इनके काबू से बाहर हो जाएगा। क्योंकि इन्हें अगर जी ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम को जेल भेज के हम सब चीजें खत्म कर लेंगे, हो सकता है। देखिए, मैंने क्या कहा, राजेंद्र पाल गौतम जेल चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जी तो 22 प्रतिज्ञाओं के कारण तो वो जेल नहीं जाएंगे। जी और 22 प्रतिज्ञाओं के कारण इसलिए जेल नहीं जाएंगे क्योंकि कल, अगर आज ये इन्हें जेल भेजते हैं तो कल आ, हो सकता है कांग्रेस के, भाजपा के, बसपा के, आरपीआई के, आम आदमी पार्टी के जितने जिंदा अम्बेडकराइट हैं वो भी जेल जाने को तैयार हो जाए। तो वो अकेले जी जेल नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, लीगल जी प्रोविजन ये है कि सारे बेलेबल ऑफेंसेज हैं, इनके अंदर उन्हें जेल नहीं भेजा जाए, जिसमें भी अगर जी। आप तैयार। सत्य प्रकाश जी, क्या कारण है कि सिर्फ एक राजेंद्र जो गौतम है उनके खिलाफ इस तरीके की पुलिस से पूछताछ कर रही है, लेकिन जो 10,000 लोगों ने वहां पर हामी भरी, बुद्धम ग्रहण करा, उनसे लोग नहीं पूछ रहे हैं? जबकि नागपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर लाखों की तादाद ने बुद्ध दीक्षा ग्रहण करी है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं? सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम ही इसके मोहरे क्यों? देखिए, मैंने मैंने क्या बात बताया आपको कि ये नूरा कुश्ती है सेंटर की और राज्य सरकार। ठीक है। जी राज्य सरकार की वजह से जो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को हितैषी बोलती है कि भाई हम बहुत बड़े हितैषी हैं, तो वो हितैषी नहीं है। अगर आपको जी एफआईआर करनी है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 22, सबसे पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि अगर 22 प्रतिज्ञाओं पर अगर जेल जाने की बात होगी, तो मैं अधिवक्ता होने के बावजूद मुझे पता है कि कानून क्या है, कि इनके अंदर कोई जेल नहीं जा सकता, मैं सबसे पहले जेल जाऊंगा, मैं शुरू जी करूंगा जेल भरवाने। और वो इसलिए जी कोई राजेंद्र पाल गौतम के लिए नहीं, राजनीतिक केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं का सम्मान और स्वाभिमान हमें बनाए रखना है। और उन जी स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखने के कारण ही जो, जी अगर वो जेल भेजते तो कोई बड़ी बात नहीं है, शहीदों पे, शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बागी निशा होगा। परंतु मैं आपको जी बताना चाहता हूं कि इस समाज के वकील, इस समाज के वकील इतने कॉम्पिटेंट हैं। मैं तो सबसे छोटा इस समाज में हूं, परंतु मेरे से बड़े बड़े बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं जो जेल तो क्या, हमें अरेस्ट तक नहीं होने देंगे। क्योंकि आज भी हम जो कानून का और संविधान का पालन करते हैं, वो कानून और संविधान के पालन करने के कारण ही हम लोग बचे हुए जी हैं। और हमारे जो समाज के जो एडवोकेट हैं वो बहुत मजबूत है। कानून के रूप से अगर जी। हम मजबूत है तो हम सब चीज से मजबूत है, कानून के रूप से अगर हम कमजोर है तो हम सब रूप से कमजोर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।